चलिए, स्वागत है आपका कन्या शिक्षा परिषद डिंडोरी के स्मार्ट क्लास में। ठीक है, आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है कक्षा 11वीं में, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? विधायिका वाला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो विधायिका के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि विधायिका, देखिए भारत में जो विधायिका का जो स्ट्रक्चर है और कार्यपालिका का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? संघात्मक प्रकृति का। कैसा है? संघात्मक प्रकृति का। ठीक है, तो ये विधायिका जो है ये संघात्मक प्रकृति की। कहने का मतलब ये है केंद्रीय विधायिका अलग है और राज्य की विधायिका अलग है। ठीक है ना, केंद्र की विधायिका अलग है और राज्य की। तो हम देखते हैं पहले कौन सी विधायिका है? ये केंद्रीय विधायिका। ठीक है, और केंद्रीय विधायिका किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। ठीक है ना, केंद्रीय विधायिका किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। केंद्रीय विधायिका क्या हो गई? संसद। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य की विधायिका। राज्य विधायिका, इस राज्य विधायिका को हर एक राज्य में राज्य विधानमंडल भी बोलते हैं ना, राज्य विधानमंडल। ठीक, अब हमको पहले क्या पढ़ना? संसद के बारे में पढ़ना। ठीक है, संसद के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका में ये सबसे भारत की सबसे बड़ी विधायिका, सर्वोच्च विधायिका कहते हैं। ठीक है ना, देखिए हर एक राज्य की अपनी विधायिका है, राज्य विधानमंडल कहते हैं जिसको। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसको समझ लेते हैं हम। 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग राज्यसभा। पहला अंग कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है ना, और दूसरा अंग कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, और संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इतनी बात हमने पिछली क्लास में समझ चुके हैं इसके बारे में। भारत की शासन प्रणाली का पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। ठीक है, राज्यसभा कैसा सदन है भाई? उच्च सदन है ना। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। ठीक है, और लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। कैसा सदन है लोकसभा? निम्न सदन है। ठीक, ये हो गया जो है राज्यसभा उच्च सदन, और लोकसभा क्या है? निम्न सदन। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा, इसमें विधानमंडल में हम 3 अंग देखते हैं, है ना। तो ये 3 अंग कौन कौन से इसको समझ लेते हैं। विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, और राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है? नियुक्त होता है। ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्लस राज्यों की विधानसभा
ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है? मतलब कलर एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण वर्ड है वो ध्यान रखना, सभी सदस्य भाग नहीं लेते। कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सर उसमें रेड वाला नहीं दिख रहा? चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, है ना? राष्ट्रपति की इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभा, इनके कौन से मेंबर भाग लेते हैं? इनके इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। इलेक्टेड मतलब जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाता है? आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति का। किसका प्रयोग किया जाता है? आनुपातिक एकल संक्रमणीय, ठीक है ना, मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अब और हम विस्तार से समझेंगे जब हम राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि लोकसभा, हाँ, ये जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर केवल भाग लेते हैं। समझ रहे हैं? SLA के मेंबर भाग लेते हैं, है ना? कौन से मेंबर भाग लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। ठीक है ना, है ना? हालांकि विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का नॉमिनेटेड होता था, अब नॉमिनेटेड शब्द नॉमिनेटेड को हटा दिया। अब सारे सदस्य क्या होते हैं? विधानसभा में निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है और राष्ट्रपति तीसरा अंग है ना? कोई भी प्रस्ताव या विधेयक तब तक कानून नहीं बन पाता है जब तक वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर ली न जाए। ठीक है ना? मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव आया है, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कोई कानून बनना है, तो वो कानून पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा जहां भी जाए, या तो राज्यसभा में भी जा सकता है या लोकसभा में भी जा सकता है, जहां भी जाएगा वह, तो वहां जाने के पश्चात जो है वो दोनों सदनों से बहुमत के द्वारा पारित होगा और उस पारित होने के बाद फिर वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब अपने हस्ताक्षर उस पर कर देंगे तब वह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तब वह जो प्रपोजल है वह क्या बन जाएगा? बिल से एक्ट बन जाएगा। समझ रहे हैं? अधिनियम बन जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। चलिए अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं हम। तो
है ना, राज्य सभा। चलिए बताते जाइएगा, है ना। राज्यसभा कैसा सदन है भाई? उच्च सदन। उच्च सदन है, ठीक, ये आपने बता दिया, उच्च सदन है। और राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं भाई? 245। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। ठीक है, इतनी बातें आप लोग जो है जानते हैं, ठीक है। इसमें से 245 सदस्यों में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कोई बताएगा? निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233 सदस्य। कितने हैं? 233 सदस्य जो है क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और मनोनीत कितने होते हैं? 245 में से घटा दीजिए आप, कितना जाएगा? 12 सदस्य इसमें से मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये 12 सदस्य कौन होते हैं भाई? भारत देश में जो भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र से हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हों, या खेल के क्षेत्र से हों, या साहित्य के क्षेत्र से हों, या और भी कोई कलात्मक गतिविधियों में है, जिनका किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता प्राप्त है, तो उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। ताकि वह उस क्षेत्र विशेष का अनुभव रखने वाले लोग जो है, कोई भी जो राष्ट्रीय स्तर की नीतियां बन रही है उस पर वह अपनी भूमिका अदा कर सके, ठीक है। तो ये हो गया राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, वर्तमान कितनी है? 245। इनमें से निर्वाचित कितने होते हैं? 233। और मनोनीत कितने होते हैं? 12, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं कि भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, कहां तक? 122 तक, है ना। संसद के बारे में वर्णन किया गया है। संसद के बारे में बहुत सारे उपबंध किए गए। कहां से कहां तक? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक किया गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 79 है, 79 में क्या बताया गया? संसद के बारे में बताया गया है। मैंने भी बताया संसद के 3 अंग, वही बताया गया है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन और राष्ट्रपति। संसद 3 अंगों से मिलकर के बनती है। फिर अनुच्छेद 80 में किसका जिक्र है? अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का जिक्र किया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हमने राज्यसभा की संरचना को समझ लिया है। तो अब ये समझ लेते हैं कि राज्यसभा का सदन कैसा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। बताइए, किसी को मालूम है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बेटा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये जब से स्थापित हुई है 13 मई 1952 से, इसकी स्थापना कब हुई है? 13 मई 1952। ये डेट आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। समझ रहे हैं? कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कहने का मतलब ये है कि ये परमानेंट हाउस है, ये कोई विघटित होने वाला सदन नहीं है। जैसे निम्न सदन लोकसभा जो है ना, लोकसभा का गठन हर 5 साल के लिए होता है। तो अब भाई इसमें सदस्य क्या एक बार चुने गए तो हमेशा स्थायी रहेंगे? नहीं बेटा, इसके जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। समझ रहे हैं? इसमें जो सदस्य आते हैं ना, इसमें जो सदस्य आते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। समझ रहे हैं? है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं?
सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी जगह फिर 1/3 सदस्यों का चयन होता है। तो राज्यसभा का गठन 13 मई 1952 को आम चुनाव के बाद जब राज्यसभा गठित हुई। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है, इसके सदस्य जो है चेंज होते रहते हैं ना। सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता कितनी है? तो योग्यता देख लेते हैं हम, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता कितनी है ये भी समझ लेते हैं। योग्यता, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। तो राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या हो? 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तो ये योग्यता है। इसके अलावा और क्या योग्यता हो सकती है भाई? इसके अलावा ये योग्यता देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा ये अधिनियम जो है संसद के द्वारा बनाया गया है ना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा जो चाहिए गई योग्यता हो वह योग्यता रखता हो। इसके अलावा जो भाई पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है ना। क्या हो? पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है ना, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है ना भाई, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बना सकते हैं जो इतने महत्वपूर्ण पदों में जनता थोड़ी चुन सकती है उनको, है ना। जो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पागल हो या दिवालिया हो। ठीक है ना, दिवालिया उसे कहते हैं जो सरकारी संपत्ति हो या बैंक की जो उधारी ना चुका पाए और वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। ठीक है, तो ये स्थिति है। इसके बाद पांचवा पहला हो गया भारत का नागरिक 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अंतर्गत यदि कोई योग्यता और मांगी जा रही हो तो वो योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। इसके साथ साथ वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद जो है एक साधारण भाषा में समझिए कि ऐसा पद जहां पर वह सवैतनिक नियोजन पे हो। जैसे सरकारी कर्मचारी, ये कैसा पद है? लाभ का पद है। समझ रहे हैं? तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सांसद विधायक के जो पद होते हैं वो पोस्ट जो होती है वो लाभ का पद नहीं माने जाते, मतलब ये सेवा भाव के लिए आते हैं। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत कोई योग्यता चाहिए जा रही है वो हो पागल या दिवालिया घोषित ना हो और लाभ का पद ना हो। लाभ का पद ना अर्जित किया है ना। इसको लिख देता मैं पूछ रहे थे, है ना। लाभ का ना अर्जित किया। ठीक है, तो इतनी बात ये सदस्य के लिए योग्यता संबंधित है। पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, तो ये हमने जो है राज्यसभा की संरचना को समझा, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता को समझा। ठीक है, अब इसमें एक देख लेते हैं कि राज्यसभा में यहाँ पर देखेंगे भाई राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। ठीक है, अब इतने सदस्य हैं तो उस सदन की बैठक होगी, है ना। बैठक में कोई ना कोई एक अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसको सभापति कहते हैं। ठीक है ना, जो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेंगे।
तो राज्यसभा में जो सभापति होता है ना बेटा, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है ना? तो भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में बतलाया गया है। तो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय नहीं है, तब राज्यसभा का के सदन का संचालन कौन करेगा? तो उपसभापति महोदय करते हैं। ये उपसभापति जो होते हैं वह सदस्यों से चुने जाते हैं। किनसे चुने जाते हैं? सदस्यों में से चुने जाते हैं। 245 सदस्य है ना, सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक है? तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा पद है या ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्रवाइयों में मुख्य भूमिका अदा करता है? तो वह कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है? इतनी बात समझ गए यहाँ से? तो ये हमने यहाँ से समझ लिया, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति जो है सदस्यों। उपसभापति किससे चुने जाते हैं? सदस्यों से चुने जाते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के पास क्या क्या विशेषाधिकार है, राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, उसको समझ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्या टॉपिक है? राज्यसभा की शक्तियां क्या है। ठीक है, देखिए भाई, राज्यसभा उच्च सदन है। यह उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है कि जब संसद में कोई कानून बनता है तो वहां पर राज्यों के हितों को ध्यान में रखने के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है। क्योंकि लोकसभा को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो भारतीय संविधान में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं एज कंपेयर। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा को भी शक्ति है। यदि हम देखें तो जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है, कोई विधेयक प्रस्तुत होगा और वो विधेयक सामान्य विषयों से संबंधित है, समझ रहे हैं? वह विधेयक कैसा है? सामान्य विषयों से संबंधित है। तो उस विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं। मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव यदि आया, ठीक है, कोई प्रस्ताव यदि आया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आया, लोकसभा से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, सामान्य विधेयक के बारे में बता रहा हूं कि कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया, मान लीजिए कि जन कल्याणकारी कार्य के लिए कोई योजना लाने के लिए सरकार ने कोई कानून बनाना चाहा, या बच्चों के लिए, किशोरावस्था के बच्चों के लिए कोई कानून बनाना, तो उससे संबंधित कोई कानून यदि लोकसभा से पारित होता है और वह राज्यसभा के पास आता है, मान लीजिए कि उसमें कुछ ऐसे उपबंध है जिस पर राज्यसभा के सदस्यों का ऐतराज है और वो राज्यसभा जो है उससे पास नहीं करती। कोई विधेयक किसी सदन से पारित कब होगा भाई? तो उसके लिए बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। और बहुमत कितने में होता है? मैंने आपको बताया था 50% + 1, आधा प्लस 1। ये 50% मतलब कुल का आधा, जितने सदस्य उसका आधा होना चाहिए, +1 होना चाहिए। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य? 545। 545 का आधा होगा 272.5 होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ज्यादा 273 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 273। तो 545 का बहुमत कितने में होगा? 273 में होगा। जब कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो वह प्रस्ताव कब पारित होगा? जब 273 सदस्य, या मान लीजिए कि 545 तो हर बार पूरे उपस्थित नहीं रहेंगे। सपोज मान लीजिए कि 450 सदस्य उपस्थित हैं। कितने सदस्य उपस्थित हैं? 450 सदस्य उपस्थित है। 450 का आधा कितना होगा? आप 450 में आप 450 में 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 2 का भाग देंगे, इतनी गणित तो आपको आ ही जाती होगी, कक्षा 10वीं पास करके आए हैं। भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 225 ये आधा हो गया। बहुमत कितना? आधा प्लस 1, मतलब 225 में आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बहुमत? 226 में हो जाएगा। मतलब यदि अगर किसी दिन लोकसभा में 450 सदस्य उपस्थित हैं तो 226 सदस्य यदि अगर अपनी अनुमति दे दें तो वह विधेयक
वहां से पारित हो जाएगा। अब ये मान लीजिए राज्यसभा में आया, उस दिन राज्यसभा में मान लीजिए 245 सदस्य होते हैं, उस 245 में मान लीजिए कि 190 सदस्य उपस्थित है। कितने सदस्य उपस्थित हैं? 190 सदस्य उपस्थित हैं। इस 190 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दी और 100 सदस्यों ने अपनी अनुमति नहीं दी। ठीक है, उन्होंने इस प्रस्ताव पर मना कर दिया। तो क्या ये बहुमत है? क्या देख लेते हैं, 190 का आधा करके देख लेते हैं। 2 9 18, 2 9 18, एक बचा, फिर 10 हुआ, फिर 5 95 आया। ठीक है, अब इसके लिए बहुमत के लिए कितना चाहिए? 95 प्लस 1 यानी 96 चाहिए। क्या 96 है? नहीं है। कितना है? 90। 6 सदस्य और यदि अगर इस विधेयक के पक्ष में अपना मत दे देते तो यह विधेयक पास हो जाता। समझ रहे हैं बात को? अब कहने का मतलब यह है कि वह विधेयक अब कानून बनने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि वह लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन वह राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा कि सामान्य विधेयक के मामले में दोनों में गतिरोध बना रहेगा। समझ रहे हैं? लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति रहती है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यदि गतिरोध की स्थिति है तब क्या बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में इसको आर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, 108 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन का आयोजन करने की बात कही। किसकी? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। संयुक्त अधिवेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति जो है आह्वान करते हैं संयुक्त अधिवेशन के लिए। ठीक है, तब जो है संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, सामान्य दिनों में लोकसभा की बैठक अलग होती है और राज्यसभा की बैठक अलग होती है, लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, जब सामान्य दिनों में बैठकें हो रही थी तो राज्यसभा में की बैठकों का संचालन कौन कर रहा था? वहां पर उपराष्ट्रपति महोदय कर रहे थे एज सभापति के रूप में, और यहाँ पर लोकसभा में कौन कर रहा था? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जब दोनों सदन बैठे हैं तब जो सदन है उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सदन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोकसभा ज्यादा पावरफुल समझ में आती है। तो संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो संयुक्त अधिवेशन में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। समझ रहे हैं? कौन सदन की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही स्थिति अपन ले लेते हैं। 450 प्लस कितने ले लिया आपने यहाँ पे? 90। ठीक है, मान लीजिए कि इस 450 में से मान लीजिए कि 350 सदस्यों ने अपनी अनुमति दी थी। ठीक है ना? और यहाँ पर मान लीजिए कि 80 सदस्यों ने अपना अनुमति दी थी। कितने सदस्यों ने अनुमति दी थी? 80। अब उस दिन मान लीजिए जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है तो 545 में से मान लीजिए 500 सदस्य उपस्थित हैं और 245 में से 220 सदस्य उपस्थित हैं। टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा? ये 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 720। ठीक है, तो अब 720 का आधा कितना होगा? देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ये 360 प्लस 1 इक्वल 361 सदस्य यदि अपनी अनुमति दे दें तो यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। समझ रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में दोनों मेंबर को जोड़ेंगे और उसके बाद वो स्थिति में तो होगी। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ मान लीजिए कि इसमें से 350 सदस्यों ने जो है विधेयक के फेवर में अपना वोट डाला है और इसी तरह से यहाँ पर 80 सदस्यों ने जो वोट डाला। तो ये कितना हो जाएगा? 350 और 80 कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 430 हो जाएगा। देखिए, यदि अगर इसको अलग अलग सेपरेट करके देखें तो राज्यसभा की अनुमति नहीं है, राज्यसभा मना कर रहा है, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में 350 सदस्यों ने उस विधेयक को अपनी अनुमति दे दी है। तो टोटल 430 हो जाता है और संयुक्त अधिवेशन में क्या हो जाता है? ये 361 का जो बहुमत है उसको प्राप्त कर लिया हमने। इस तरह से संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित हो सकता है।
है। ठीक है, गतिरोध की स्थिति कितने अवधि के लिए होती है? 6 महीने के लिए होती है। कितने महीने के लिए होती है? 6 महीने के गतिरोध के बाद यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? आर्टिकल 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना? संयुक्त अधिवेशन में ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? लोकसभा होती है। क्यों होती है ज्यादा शक्तिशाली? क्योंकि उसके ज्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला हम देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमने समझा सामान्य विधेयक, सामान्य शक्तियां समझा। राज्यसभा के सामान्य विधेयक के संबंध में हमने इस चीज को समझा। ठीक है, पहला सामान्य विधेयक में बराबर शक्तियां होती हैं। ठीक है ना? अमूमन कैसी शक्तियां होती हैं? बराबर शक्तियां होती हैं। लेकिन क्या होता है, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल समझ में आता है। इसके बाद हम दूसरी स्थिति देखते हैं धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक मतलब मनी बिल। अब ये मनी बिल क्या होता है बेटा? तो यह लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि मनी बिल किसे कहते हैं, है ना? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। केंद्र के मामले में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में, किस आर्टिकल में बेटा? आर्टिकल 110 में बतलाया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है ना? किसके बारे में उपबंध किया गया? धन विधेयक के बारे में। ठीक है, कोई भी करारोपण हो, जो टैक्स आरोपित किया जाता है ना? सरकारी खजाने से धन निकालना हो या सरकारी खजाने में धन डालना हो, है ना? भारत की जो संचित निधि होती है ना, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, भारत का जो सरकारी खजाना, उस सरकारी खजाने में पैसा डालना हो या सरकारी खजाने से पैसा निकालना हो, कोई भी प्रकार की स्थितियां हो, उससे संबंधित जो भी कानून बनाए जाते हैं वह धन विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, एक सामान्य परिभाषा बताया जिसके बारे में विस्तार से जिक्र वर्णन किया गया है। किसमें किया गया विस्तार से वर्णन? धन विधेयक में किया गया है। ठीक है, धन विधेयक में राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित होती है। केवल धन विधेयक में राज्यसभा 14 दिन यह प्रस्ताव को रोक सकता है। कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन। ठीक है ना? 14 दिन तक रोक सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा से कोई धन विधेयक पारित हुआ, ठीक है ना? कोई विधेयक कहां से पारित हुआ? लोकसभा से पारित हुआ। लोकसभा के बाद कहां गया वो? राज्यसभा में गया। एक बात ध्यान रखना, जितने भी बिल हों वो चाहे तो लोकसभा से में जा सकते हैं या राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? हमेशा और हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। उसका प्रपोजल लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में उसका प्रपोजल नहीं लाया जाएगा। धन विधेयक जब लोकसभा से पारित होकर के कहां जाएगा बेटा? राज्यसभा में जाएगा। जब यह राज्यसभा में जाएगा तो क्या होगा कि राज्यसभा या तो इसमें कुछ संशोधन की बात कह सकती है कि इसमें भाई कुछ एक काम कीजिए आप, राज्यसभा लोकसभा कहेगी कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए आप, थोड़ा बहुत जो भी बोलेगी। अब ये लोकसभा के ऊपर है कि वह संशोधन करना चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक है ना? या तो वह डायरेक्ट पास कर दे, या तो वो पास कर दे राज्यसभा, या उसे जो है संशोधन की बात कहे, या तीसरी स्थिति हो सकती है वह कुछ भी ना कहे, ना हाँ कहे ना कहे। तो ऐसी स्थिति में वह केवल और केवल 14 दिन उस धन विधेयक को रोक सकती है। अब मान लीजिए 14 दिन से वह 15 दिन हो गया, तब क्या होगा भाई? जब 14 दिन से 15 दिन हो जाएंगे तो यह धन विधेयक ऑटोमेटिकली दोनों सदनों से पास हुआ मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाएंगे तब वह क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। तो एक बात समझिएगा, धन विधेयक में राज्यसभा की शक्ति बहुत ही सीमित है। उसके पास केवल कितने दिन की शक्ति है? 14 दिन की शक्ति है। हाँ, वो कोई प्रस्ताव दे सकती है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, तो यह बदलाव मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अब ये बात हो गई भाई किसके बारे में? धन विधेयक के मसले पे हो गई। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरी स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक। क्या होता है भाई? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, देखिए यहां पर याद रखिएगा, यहां पर सामान्य विधेयक में लोकसभा और
राज्यसभा की शक्तियां बराबर है, लेकिन थोड़ी सी शक्ति संयुक्त अधिवेशन में समान विधेयक में लोकसभा की ज्यादा नजर आती है। और धन विधेयक में तो एक तरफा ताकतवर नजर आता है, लोकसभा नजर आती है, समझ रहे हैं। धन विधेयक के मामले में लोकसभा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो सामान्य विधेयक है उसमें 19-20 का फासला है। 19-20 का फासला मतलब 6 महीने का पावर है, और मान लो बात नहीं बन रही तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा और राज्यसभा ऊपर नीचे नहीं हो सकते। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब यह है कि जब संविधान संशोधन की बात कही जाएगी तो लोकसभा से सेपरेटली पृथक रूप से पारित होना चाहिए और राज्यसभा से पृथक रूप से पारित होना चाहिए। ये बात मेरी याद रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। समझ रहे हैं बात को? संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता और इस पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पृथक पृथक रूप से जो है प्रस्ताव को पास करना होता है। मतलब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां कैसी नजर आती हैं? लगभग बराबर नजर आती है। तो ये हमने देखा विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्ति की सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। सामान्य विधेयक के मामले में देखा कि लगभग ऐसा नजर आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं। यदि किसी विषय पर लोकसभा और राज्यसभा में कोई विवाद होगा तो फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और संविधान धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। तो संविधान संशोधन में राज्यसभा की शक्तियां कैसी है? लोकसभा और राज्यसभा के बराबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं इसमें राज्यसभा की कुछ विशेषाधिकार शक्तियां, कुछ ऐसे पावर राज्यसभा के पास हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। समझ रहे हैं? तो अब उसको देख लेते हैं भाई, जो है कुछ क्या विशेष पावर है, विशेषाधिकार है राज्यसभा के, इसको भी समझ लेते हैं हम। राज्यसभा के क्या विशेषाधिकार है? देखिए भाई, मैंने आपको बतलाया था पिछली कक्षा में कि भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ऑल इंडियन सर्विसेज कितनी हैं? ऑल इंडियन सर्विसेज 3 है। अखिल, इनको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। कौन कौन सी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं? IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना, इसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है ना, जिला कलेक्टर जो होते हैं वो IAS होते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी हम देखते हैं कि दूसरी अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। जिले का जो SP होता है वह IPS होता है। ठीक है ना, भारतीय पुलिस सेवा। मैंने बताया था IAS की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड में होती है। कहाँ होती है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में होती है। ठीक है। और IPS की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी, हैदराबाद में होती है। वेरी गुड। ठीक है। तीसरी ऑल इंडियन सर्विसेज कौन सी होती है भाई? IFS होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इनकी ट्रेनिंग होती है देहरादून में होती है। ठीक है ना? यस सर। है ना, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो बचा उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।